केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अभी आपने समझा कि केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा या कोई भी केमिकल सब्सटेंस बदल के कोई नए केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाए या परिवर्तित होकर कोई नया रासायनिक पदार्थ बनकर रेडी हो जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जो हर समय आप कहीं भी घटते हुए देख सकते हो। मोस्टली आप सभी ने जितने भी रिएक्शंस या इक्वेशंस पढ़े हैं वो मैथ्स में पढ़े हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है, अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। तो जब हम थ्योरेटिकली अगर केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं, तो इसका समीकरण या इक्वेशन बनाना क्यों जरूरी है या इक्वेशन बनाने से क्या फायदा है। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर, मतलब जल के रूप में ये दो नए उत्पाद देता है। यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये दोनों हमारे क्या है, अभिकारक है, ये हमारे रिएक्टेंट्स है। लेकिन सोडियम क्लोराइड और वाटर मतलब सोडियम क्लोराइड और जल जो बनके रेडी हो रहे हैं ये हमारे उत्पाद है, मतलब कि प्रोडक्ट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। बात करते हैं इक्वेशंस की, तो यहाँ पर पूरी की पूरी इक्वेशंस लिखना एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक बहुत छोटी सी इक्वेशन लिख के दिखाई है। वास्तव में जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री को डीपली पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इससे बड़ी बड़ी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनको इतना ज्यादा लिखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सो इनको इजी और शॉर्ट बनाने के लिए सिंबल्स के फॉर्म में, मतलब कि कुछ आप छोटे इनके जो मेन अक्षर है जो सिंबल्स के रूप में इन अम्लों को दर्शाया जाता है या इन केमिकल्स के जो सिंबल्स बनाए गए हैं उसके रूप में इस पूरी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाए तो ये हमारे लिए लिखना और समझना दोनों आसान बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिख सकते हैं HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, ये इसका प्रतीक चिन्ह मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है। यहाँ पर इन दोनों के टिपिकल नाम के बदले सिर्फ अगर हमने इसका सिंबल लिखा तो ये हमारे लिए आसान भी है और टाइम सेविंग भी है। यहीं पर आप इसको जब चेंज करोगे तो सोडियम क्लोराइड के बदले आप लिख सकते हो NaCl प्लस वाटर के बदले आप लिख सकते हो H2O। क्या ये आपका काम आसान नहीं कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं। इतनी लेंथी इक्वेशंस को लिखने से बदले हम सिर्फ इनके जो प्रतीक चिन्ह है या जो इनके सिंबल्स बने हुए इन सिंबल्स के रूप में अगर इन्हें दर्शाएंगे तो हमारे लिए इक्वेशंस बहुत ही इजी और सिंपल और टाइम सेविंग भी बन जाती है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है? तो बैलेंस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। केमिस्ट्री का एक नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में बताया जाता है कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं मतलब कि जो अभिकारक होते हैं वो चाहे किसी भी प्रकार के केमिकल में कन्वर्ट हो रहे हो, वो कोई सा भी नया प्रोडक्ट बना के रेडी हो रहे हो, लेकिन जो रिएक्टेंट का मास है, जो द्रव्यमान आप रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हो केमिकल रिएक्शन में, उतना ही द्रव्यमान बनाए गए प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मान लीजिए यहाँ पर सारे रिएक्टेंट्स का वजन अगर 15 ग्राम्स हो रहा है प्लस करने के बाद, तो इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनका भी सम टोटल, उनका भी योग 15 ग्राम ही निकलना चाहिए। रीजन, मास किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान ना तो अपने आप बढ़ाया जा सकता है ना ही अपने आप घटाया जा सकता है। जितने रिएक्टेंट्स आप यूज कर रहे हो उससे प्राप्त होने वाली जो नई केमिकल उत्पाद है या जो नया प्रोडक्ट बनके रेडी हो रहा है, उन दोनों का मास हमेशा इक्वल रहना चाहिए। इसीलिए हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है।
आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर बखूबी समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर से रिपीट करती हूँ, केमिस्ट्री का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बताया गया है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान आप किसी भी अभिकारक मतलब कि रिएक्टेंट का मास हमेशा इक्वल ही रखेंगे, क्योंकि मास ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए अब हम बैलेंस करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस को। इनको सामने दिए गए एग्जाम्पल्स के थ्रू आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन्हें बैलेंस किया जा सकता है और कैसे इनके मासेस को इक्वल बनाया जा सकता है। पहली हमारी रिएक्शन है जिसमें हमने लिया है Fe। Fe होती है फेरस। फेरस इसका ग्रीक नेम है, लेकिन इसे ओरिजिनली बोला जाता है आयरन, लोहा। साथ हमने लिया है वाटर। जब आयरन और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं आयरन ऑक्साइड। इसे हम फेरस ऑक्साइड, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनके रेडी होता है वो फेरस ऑक्साइड रेडी होता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवेपोरेट हो जाती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास फेरस केवल एक है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर फेरस 2 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसे बैलेंस करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 2 फेरस है, तो यहाँ भी आप फेरस की काउंटिंग 2 कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी यहाँ पर जब भी इनको बैलेंस कर रहे हैं तो नीचे कोई भी डिजिट नहीं लिखेंगे। हमेशा इनका बढ़ाई गई मात्रा सामने लिखी जाएगी, जो ऑटोमेटिकली इन केमिकल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फेरस हैं और जो प्रोडक्ट बनके रेडी हुआ है उसमें भी 2 फेरस अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, हम ऑक्सीजन पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है 3, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ओनली 1। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन में 3 क्या यहाँ लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। अभी मैंने आपको समझाया था, किसी भी केमिकल इक्वेशन में उस एटम के नीचे आप कोई भी डिजिट नहीं लिख सकते। आप जब भी उसे बैलेंस करेंगे तो उस पूरे केमिकल के आगे आप डिजिट लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जब आपने इसके सामने 3 लिखा तो इस 3 का मल्टीपल ऑक्सीजन से तो हो गया, जिससे दोनों तरफ ऑक्सीजन की काउंटिंग 3 बन गई। लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 का मल्टीपल हाइड्रोजन से भी हो गया, जिसके कारण 3 2 6 आपके पास जो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए वो अब 6 हो चुके हैं। लेकिन वहां हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन केवल 2 है। तो इस 2 को 6 बनाने के लिए यहाँ भी आप 3 का इंक्रीज करें, जिसके कारण 3 2 6 बनके यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो अब जो आपके पास ओरिजिनल बैलेंस इक्वेशन बनती है वो है 2Fe plus 3H2O gives Fe2O3 means ferrous oxide 3H2 gas। ये है आपकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। इसे आप दोबारा रीचेक भी कर सकते हो। यहाँ आपके पास 2 फेरस है, यहाँ भी आपके पास 2 फेरस है। यहाँ पर 3 2 6 हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ भी 3 2 6 हाइड्रोजन के एटम हो चुके हैं। 3 1 3 ऑक्सीजन कितना है? ओनली 3 एटम्स। यहाँ भी आपके पास ऑक्सीजन कितना है? ओनली 3 एटम्स। तो पहली इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट आपको मेरे से पहले कोशिश करनी है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। मैं 5 तक काउंट करूंगी और आपको ये इक्वेशन 5 तक काउंट करने में फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेनी है। 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलिए, जिन्होंने कर लिया है वो इसे मिलाएंगे और जिन्हें नहीं समझ में आया है वो दोबारा हमारे साथ सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट से। सबसे पहले पीछे से शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं? 2।
यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में आपके पास कितने हाइड्रोजन है? ओनली वन। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 को ऐड करके यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स को डबल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन डबल हुआ, आपका क्लोरीन भी डबल हो चुका है, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन सिंगल है। तो यहाँ भी आपको क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हुई, क्लोरीन तो डबल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ सोडियम भी डबल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सोडियम को भी डबल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप नंबर्स के साथ खेलते हो, यहाँ आपको केमिस्ट्री के सिंबल्स के साथ खेलना है। बहुत इजी है, दोनों तरफ सारे एटम्स बस इक्वल बनाने हैं, आगे आपको नंबर लगाने हैं। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम एंड हियर 2 सोडियम। क्लियर है? आज हमने डिस्कस करा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्यों बनाई जाती है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, और इसके साथ साथ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का क्या तरीका है। तो ये था हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1। इसके आगे का वीडियो हम अपने पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए परम शांति।